हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किस्सा कहानी विद SRT। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। फिलहाल किताब पढ़ रही हूँ मैं मिस्टर इरिटेटिंग, जिसको लिखा है नीलेश शर्मा ने, और आप इसको सुन रहे हैं मेरे यानी स्वाति की आवाज में। अभी तक मैंने आपको बताया कि काव्या के यहाँ पर भी अनंत पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि काव्या का एक फियांसे है और इस बात से वो बहुत दुखी हो जाता है और वापस लखनऊ आने वाला है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या इस कहानी में नया चल रहा है। 12 अगस्त, लखनऊ स्टेशन मेरी आखिरी मंजिल, जहां से मैं चला था। एक बार फिर से मैं वहीं पहुंच गया। इस बार सब कुछ हार कर लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए परेशान थे। वो अपनी औकात के अनुसार ट्रेन के डिब्बों में बैठ रहे थे, जनरल, स्लीपर, AC। मैं अपनी मंजिल से हार कर फिर वहीं पहुंच गया जहां अब तक मेरे साथ कोई नहीं था। सब एक एक करके मुझसे दूर हो गए। अब मैं एक ऑफिशियल लूजर था, जिसके पास ना कोई दोस्त थे, ना कोई जिंदगी और ना ही कोई जॉब। वो पेपर बेचने वाला लड़का भी मुझसे कहीं ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो खुश था। मैं लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर बैठा था। मेरे बगल में एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी कोई गीत गुनगुना रहा था। उसकी आवाज में एक दर्द था। बेशक उसके पास पैर नहीं थे, पर उसने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी थी। पर मैंने अब हार मान ली थी। अब मेरे पास जीने का कोई जरिया नहीं बचा था। मेरे घर वाले, जिनसे बात किए महीनों बीत गए थे, मैं उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। मैं अब गहरी नींद में सोना चाहता था, ऐसी नींद जिसका कभी कोई अंत ना हो। और वो नींद मुझे उस ट्रेन के पहिए के नीचे नजर आ रही थी। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान बैठते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अब कोई कारण नहीं बचा है जीने का। सबकी कहानियों में जीने का रस खोजते खोजते अपनी खुद की कहानी में मैं ऐसा खो चुका था जहां से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था मुझे। कहते हैं भगवान खुद ही हमारा भाग्य लिखते हैं। फिर उन्होंने क्यों मुझसे सब कुछ छीन लिया? क्या सचमुच हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं? मैंने अपनी जेब से सारे बचे हुए पैसे निकाले। कितना था मुझे पता नहीं, मैंने देखने की कोशिश भी नहीं की। मैंने वो पैसे बगल में बैठे उस आदमी के कटोरे में रख दिए। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। उसके होठों पर वो गीत अब भी था। मैं आखिरी बार सबसे माफी मांगना चाहता था, अपने दोस्तों से, काव्या से, आशीष से। मैं पापा से कहना चाहता था कि आपका बेटा हार गया। मुझे अपनी माँ के गोद में एक बार सर रख कर सोना था। मुझे आखिरी बार सूर्य नारायण की बातें याद आ रही थी। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। शायद मेरा अब इस अनंत दुनिया से जाना ही अच्छा था। मैं अब जीने की आस छोड़ चुका था। मैंने एक लेटर लिखा, शायद मेरा आखिरी लेटर। मुझे लिखना जो पसंद था। मैंने उस लेटर में सबसे माफी मांगी, अपने परिवार वालों से, अपने रूठे दोस्तों से, अपने प्यार से, काव्या से। ये लेटर मैं सैंडी को देना चाहता था। मैं आखिरी बार सैंडी से बात करना चाहता था। मैंने अपने बगल में बैठे एक लड़के से फोन मांगा, जो मेरी ही तरह जिंदगी से थका हुआ लग रहा था। पहले तो उसने बोला कि उसके पास फोन नहीं है। फिर ना जाने क्या सोचकर उसने मुझे अपना फोन दे दिया। सैंडी का वो VIP नंबर मुझे अब भी याद था। हाँ जी, कौन? फोन उठ गया।
सैंडी, अगर तुम 15 मिनट में आ जाओ तो अच्छा है, या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तुम्हें एक बिना पैर वाला आदमी मिलेगा, वो तुम्हें एक लेटर देगा। प्लीज मेरा आखिरी काम कर देना यार। मैंने सबको बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं करना चाहता। मुझे माफ करना यार। मैंने बिना उसका जवाब सुने फोन रख दिया। मुझे पता था उसे BCD से आने में 1 घंटे से कम नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे इस दुनिया से जाने से पहले आए। मेरे शरीर का हर भाग मुझसे नाराज था। मेरा पूरा बदन टूट रहा था। मैंने बगल में लगे नल से ढेर सारा पानी पिया और आखिरी बार आंखें बंद की। मेरी पूरी कहानी अब मेरी बंद आंखों के सामने थी, पर शायद अब इसे बताने या सुनाने वाला कोई नहीं था। आज मेरी असली कहानी का अंत होने वाला था। अगले 5 मिनट में किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की घोषणा हुई। मेरी आंखें खुल गईं। ये मेरी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट थे। मैंने आखिरी मिनट के लिए अपनी आंखें फिर से बंद की। इस बार महादेव का प्रतिबिंब मेरे सामने था, जो मेरे हर काम में मेरा साथ देते थे। वो आज शांत थे। ट्रेन के आने का सिग्नल हो गया। मैं दुनिया से हमेशा के लिए जाने वाला था। मैंने निश्चय किया कि इस ट्रेन के नीचे मैं अपनी कहानी का अंत करूंगा। ट्रेन की तेज आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई देने लगी। ना चाहते हुए भी मैंने आखिरी बार महादेव का नाम लिया। हर हर महादेव। अचानक मेरे गाल पर किसी ने जोर का प्रहार किया। मेरे जबड़े पूरी तरीके से हिल गए। सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और वो घूंसों की बरसात करने लगा। मेरी आंखों में आंसू थे। साले हरामी लूजर, मरने चला है। तेरी मरने की भी औकात नहीं है। तुझे तो मरने के बाद में भी कोई नहीं पूछेगा। अनिरुद्ध मुझे गालियों पर गालियां दिए जा रहा था। जा मर साले। साले ऐसे दोस्त हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम पर मरने निकल जाते हैं, बुज़दिल कहीं का। वो तो अच्छा हुआ सैंडी का फोन मेरे पास था और हम चारबाग में ही थे। मेरी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वो थककर मेरे बगल में आकर बैठ गया। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसने मेरे सर को दूर झटका और अपनी जेब से फोन निकाला। हाँ बे, चिंता मत कर, मिल गया साला, 5 पे आओ। थोड़ी देर के बाद साजन और सूर्य नारायण भागते हुए वहां पहुंचे। वो दोनों बुरी तरीके से हाँफ रहे थे। सूर्य नारायण वहीं नीचे बैठ गया। दोनों ने आज साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैं साजन से आंख नहीं मिला पा रहा था। मिलो इनसे, मिस्टर इरिटेटिंग, मरने चले हैं, अनिरुद्ध ने साजन से कहा। इस बार साजन ने मेरे कॉलर को पकड़ लिया। बेटा, उकरे पहले हम ही तो के मार दे यानी इसके पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। उसने भी कुछ घूंसों की बरसात की। वो सब मुझे घेरे हुए थे। लोग मुझे मार खाते हुए देख रहे थे। बगल में बैठे बूढ़े आदमी के मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपना गाना गुनगुनाना भी बंद कर दिया। सैंडी कहाँ है? मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली। मेरे जबड़े अब भी दर्द कर रहे थे। आपको पता चल जाएगा आनंद, सूर्य नारायण ने कहा। मुझे सूर्य नारायण से काफी हमदर्दी थी, क्योंकि कम से कम उसने मुझ पर अपना हाथ साफ नहीं किया था। हम स्टेशन से बाहर आए। मेरे दोस्तों ने मुझे फिर एक नई जिंदगी दे दी थी। इन 2 सालों में उनके कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं बदला था। अनिरुद्ध ने जाने के लिए ऑटो किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, उसने ऑटो वाले से कहा। 200 लगेगा, ऑटो वाले ने कहा। पहली बार साजन ने ऑटो वाले से कोई मोलभाव नहीं किया। मैं ऑटो के पिछली सीट के बीच में बैठा था। मेरे दोनों तरफ अनिरुद्ध और साजन बैठे हुए थे और सूर्य नारायण आगे ड्राइवर के बगल में। थैंक यू यार, तुम लोग वापस आ गए।
मैंने बड़ी मुश्किल से साजन से नजरें मिलाते हुए कहा, बेटा अभी तो तुम बहुत मार खाने वाले हो, तुमको क्या लगा तुम बिना बताए सैंडी के एक्सीडेंट के 10,000 दे दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? साजन ने कहा। क्या? सूर्य नारायण ने कहा, जो हमारी बातों पर कान लगाए हुए था। हाँ, ये उस दिन हीरो बनकर निकले और डॉक्टर को सैंडी के एक्सीडेंट के पैसे भरकर हमें ना बताने को कहा। साले, तेरे पास तो उस दिन मूवी देखने के भी पैसे नहीं थे, तू लाया कहां से इतने पैसे? अनिरुद्ध ने पूछा। आशी ने दिए, मैंने कहा। सूर्य नारायण ने भी इस बार अपना हाथ साफ किया। अब उससे भी मेरी सारी हमदर्दी खत्म हो गई। अबे बस कर, कहीं मर ना जाए ये बेचारा, अनिरुद्ध ने व्यंग कसा। पर हम जा कहां रहे हैं? मेरे इस सवाल का जवाब देना किसी ने उचित नहीं समझा, या शायद वो इसका जवाब नहीं देना चाहते थे। मुझे भी अब कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ थे। हमारे ऑटो ने हमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक पहुंचा दिया। हम ऑटो से बाहर निकले। वहां काफी चहल पहल थी, बहुत सारी गाड़ियां, जिनमें कुछ महंगी और वीआईपी गाड़ियां भी थीं, जिन्हें मैंने टीवी ऐड में देखा था। साजन ने ऑटो वाले को उसका किराया दिया। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम आगे बढ़े और सामने गेट के पास पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरी अपनी कहानी मेरे सामने थी। मिस्टर इरिटेटिंग। हर लम्हे की एक कहानी होती है, अनंत श्रीवास्तव। मैंने सामने बैनर पर लिखा हुआ देखा। पर ये कैसे हो सकता है? मेरी डायरी तो मुंबई के किसी डस्टबिन में पड़ी है। मैंने अपने से दूर खड़े सैंडी को देखा। वो किसी गेस्ट से बातें करने में जुटा था। उसके गले में एक रंगीन पट्टा लटक रहा था, जो एक खास मेंबर का होता है। इस वक्त मेरी आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। तीनों ने मुझे कवर किया। वो मुझे सीधे बाथरूम में लेकर गए। अंदर से दरवाजा लॉक करने के बाद वो एक साथ चिल्लाने लगे। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी पहली नॉवेल पब्लिश हो चुकी है, और नाम भी वही था। थोड़ी देर के बाद सैंडी अंदर आया। मैं उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया, पर उसका प्रहार थोड़ा कम था। मेरे चारों दोस्तों ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मेरे शरीर का सारा दर्द गायब हो गया था, सिवाय मेरे जबड़े के। मैं उनसे अलग हुआ। पर ये नॉवल तो मैंने फेंक दी थी, पब्लिश कैसे हो गई ये? मैं अभी इस सस्पेंस से अनजान था। साले, तुझे याद है जब मैंने तेरी डायरी पढ़ने के लिए ली थी, तेरे मुंबई जाने से पहले? उसके पहले मैंने इसकी एक कॉपी पब्लिशर को दे दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि तू ये आशी को दे देगा, और ये स्टोरी सबके बीच जानी जरूरी थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। और रही बात मार्केटिंग की, तो तुझे पता ही है मेरे भैया फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, तो उसके फर्स्ट ईयर से फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने का मतलब अब मुझे समझ आया। थैंक्स यार, मैंने उसे गले लगा लिया। सैंडी ने बताया कि थोड़ी देर में मेरा इंटरव्यू होने वाला है, और मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। सैंडी ने अपना नीला शर्ट मुझे पहनाया। उसका शर्ट मुझे फिट होता था। अनिरुद्ध ने अपने जूते कुर्बान किए। पैंट निकालने को कोई राजी नहीं हुआ। सूर्य नारायण ने मेरी शर्ट की जेब में एक चमकता हुआ पेन लगाया। आधे घंटे में तेरा इंटरव्यू है, राइटर भिखारी बनकर जाएगा तो कैसा लगेगा? सैंडी ने मेरे शर्ट को सही करते हुए कहा। बस भाई, एक रिक्वेस्ट है। सब साजन की ओर देखने लगे। 2-3 लड़कियां इधर भी ट्रांसफर कर देना। सब जोर से हंस पड़े। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सब एक दूसरे को देखने लगे। सैंडी भागकर गेट के पास पहुंचा। उसने गेट को हल्का सा खोलते हुए हमारी तरफ देखा। कौन है? अनिरुद्ध ने इशारों से पूछा। सो गाइस, प्लीज वेलकम आशी शर्मा। नाम सुनते ही सब चिल्लाने लगे। दरवाजे से आशी अंदर आई। मैं उसे लगातार देखे जा रहा था, मानो मैं उसे पहली बार देख रहा हूं।
या आखिरी बार? उसने आते ही मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। आई एम रियली सॉरी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे सैंडी ने कॉल करके सब बता दिया। कुछ मत कहो। मैं उसके गले से लिपटा रहा। डफर, तुम इतने गुस्से में निकले क्यों? एक बार वापस नहीं आ सकते थे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ? और तुमने फोन भी बंद कर रखा था। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हुई? वो शिकायत पर शिकायत किए जा रही थी। मैं चुपचाप उसकी सारी शिकायतों को सुनता जा रहा था। वो तो सैंडी ने मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया तुम्हारे जाने के बाद, आशी ने कहा। सर, आपके पास बस 5 मिनट है, लोग वेट कर रहे हैं। किसी लड़की ने हमें गेट के पास से इन्फॉर्म किया। वो शायद उस इवेंट की कार्यकर्ता रही होगी। हाँ, बस अभी आ रहे हैं, कहता हुआ साजन उसके पीछे भागा। मैंने आशी की ओर देखा। उसकी भीगी पलकें ना जाने कितनी शिकायत कर चुकी थी। चलो पहले प्रॉमिस करो, मैं कभी भी कितना भी गुस्सा हो जाऊं तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, आशी ने कहा। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा होने का मौका ही नहीं दूंगा अब, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा। हम बाथरूम से बाहर निकले। लोग मिस्टर इरिटेटिंग के राइटर का इंतजार कर रहे थे, जो अभी कुछ देर पहले मरने जा रहा था। मुझे आज एक बड़ी सीख मिली। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। शायद अगला पल हमारी सफलता के इंतजार में बाहें फैलाए बैठा हो। मेरी जिंदगी ने एक अजीब करवट ली। मेरे दोस्त मुझे फिर से मिल गए। मैं उन्हें अब कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरी आशी मिल गई। मैं अपनी हालत पर हंस रहा था। महादेव ने सब कुछ सही कर दिया। हम अपने भगवान, खुदा या गॉड से यही तो उम्मीद लगाए रखते हैं ना। बेशक वो पूरी हो या ना हो, पर उसी उम्मीद की वजह से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, और हमें ये उम्मीद कभी छोड़नी भी नहीं चाहिए। मैं ये सीख भूल चुका था। सर प्लीज एक ऑटोग्राफ, एक लड़की ने मेरी तरफ अपनी किताब बढ़ाई। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मैं ऑटोग्राफ दे सकता हूं? मैंने खुद से पूछा। मैंने पहली बार खुद की लिखी नॉवल का कवर देखा और उस पर अपने हाथ फेरे। सर, इसका नाम मिस्टर इरिटेटिंग क्यों है? उस लड़की ने पूछा। मिस्टर इरिटेटिंग? इसका मतलब तो मुझे खुद नहीं पता था कि आखिर ये मुझे बोला क्यों गया। वो लड़की अब भी मेरे सवालों के जवाब का इंतजार कर रही थी। आई डोंट नो, मैंने कहा। मैं आगे बढ़ गया। लोग अपनी अपनी किताबों पर ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े थे। हमें ऑडिटोरियम की सबसे आगे वाली सीट पर बिठाया गया, जहां मेरे सामने स्टेज और मेरी किताब का बोर्ड लगा हुआ था। तो गाइस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑथर ऑफ मिस्टर इरिटेटिंग, अनंत श्रीवास्तव। नाउ ही इज ऑल योर्स, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस वन बाय वन। एंकर की इस जोरदार घोषणा करने के बाद ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज पड़ा। मेरा हाथ आशी के हाथ में था। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने तो उसका साथ कभी ना छोड़ने का वादा किया था। मैं आशी के साथ स्टेज पर पहुंचा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर डेब्यू नॉवल। आपकी नॉवल काफी चर्चा में है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये रियल स्टोरी है? एक मेरी ही तरह नौजवान लड़के ने मुझसे सबसे पहला प्रश्न किया। मेरा हाथ अब भी आशी के हाथ में था। यस, इट्स अ रियल लव स्टोरी। हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। सर, आपकी नॉवल में हैप्पी एंडिंग नहीं है। क्या आपकी रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग है? एक लड़की ने अगला सवाल किया। हैप्पी एंडिंग? मेरे रूठे हुए दोस्त मुझे वापस मिल गए। मेरी आशी मेरे साथ है। मैं ऑटोग्राफ देने लायक बन गया हूं। पर क्या ये एक हैप्पी एंडिंग है? पर मुझे तो अब भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। आखिर मिस्टर इरिटेटिंग क्यों? कुछ कमी अब भी थी। हाँ, काव्या की कमी। शायद उसके बिना मेरी कहानी का कोई अंत नहीं था। आशी ने अपने लंबे नाखून मुझ पर गड़ा दिए।
मैं अपने ख्वाबों से बाहर आया। वो लड़की मेरे जवाब के इंतजार में थी। सॉरी मैम, आई डोंट नो, मैंने सबसे आसान जवाब दिया। मेरे पास इसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। ओके, थैंक यू, बाहर प्रेस की मीटिंग होने वाली है, आप मिस्टर इरिटेटिंग नॉवल लेकर ऑटोग्राफ ले सकते हैं, एंकर ने बीच में दखल अंदाजी करते हुए कहा। ये सैंडी का मार्केटिंग प्लान था। ऑडिटोरियम के बाहर एक छोटी सी प्रेस की मीटिंग बुलाई गई थी, जहां मुझे प्रेस वालों के सवालों के जवाब और कुछ किताबों पर ऑटोग्राफ देने थे। मैंने आज तक किसी के लिए अपना नाम नहीं लिखा था। वहां काफी भीड़ थी। हम मुश्किल से वहां पहुंचे। आशी मेरे पीछे थी। मैं उसे नहीं देख पा रहा था। मैंने उसे अपने पास लाने की कोशिश की, पर भीड़ की वजह से वो मुझसे दूर खड़ी रही। ऑटोग्राफ प्लीज, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर दोहराया, ऑटोग्राफ प्लीज। उसने मेरी तरफ अपनी किताब को बढ़ाया। क्या ये मेरे सवालों का जवाब था? क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि आखिर तुमने ये नाम मुझे क्यों दिया? क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि तुम मुझसे इतनी दूर क्यों चली गई? क्या मुझे इससे पूछना चाहिए कि उसकी जिंदगी में क्या अब मेरी कोई जगह नहीं है? ऑटोग्राफ प्लीज, उसने तीसरी बार दोहराया। मैंने बुक पर उसका नाम लिख दिया, काव्या घोष, वाई। पागल, वो हंसने लगी। वो मेरे ठीक सामने जाकर बैठ गई, एक बार फिर बिना मेरे सवालों का जवाब दिए। पर मैं आज उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं उसे देखता रहा। उसने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। अब जाकर सब कुछ कंप्लीट हुआ। शायद इसे एक हैप्पी एंडिंग कहा जा सकता है। आज पहली बार आशी और काव्या दोनों मेरे साथ थी। मैंने महादेव का शुक्रिया अदा किया। काव्या मेरे ठीक सामने बैठी थी। उसने आशी की ड्रेस पहन रखी थी, जो आशी के बर्थडे पर मैंने उसे लाने को कहा था। वो मुझे लगातार देखे जा रही थी। अब मैं किसी और के सवालों का कोई जवाब नहीं देना चाहता था। सर, क्या हम आपके रियल कैरेक्टर्स से मिल सकते हैं? प्रेस में से किसी ने अपनी इच्छा जताई। ऑफ कोर्स यस, मैंने पहली बार पूरे कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया। पर उससे पहले आपको कुछ कॉपीज साइन करनी है। किसी ने किताबों का एक ढेर रख दिया। मैं जल्दी जल्दी उन किताबों पर अपना वही पुराना नाम लिखने लगा, जिसकी पहले कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने भीड़ में बहुत मुश्किल से अपने सारे दोस्तों को पीछे से आगे बुलाया। भीड़ तालियां बजाने लगी। सब खुश थे। मेरे दोस्त मुझसे भी ज्यादा खुश थे। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था। अब बारी थी मेरे कहानी के आखिरी कैरेक्टर काव्या घोष की। मैंने नजरें घुमाई। वो सीट खाली थी। उस सीट पर काव्या नहीं थी। मैंने चारों तरफ फिर से नजरें घुमाई, पर काव्या कहीं नहीं दिख रही थी। मैं अपनी जगह से उठ गया। मैंने तेज आवाज लगाई, काव्या! पर काव्या का कुछ पता नहीं चला। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था। वो ना जाने क्यों मुझे गुस्से से घूरे जा रहा था। पर काव्या कहाँ है? वो लड़का मेरे सामने आया। ना जाने क्यों पल भर में मुझे उस भीड़ से नफरत सी होने लगी। उसने मेरी तरफ अपनी किताब को हवा में उछाला। मैं उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था। अचानक मुझे याद आया, ये तो वही लड़का है जिसने मुझे स्टेशन पर अपना फोन दिया था। क्या ये कुछ कहना चाहता है? क्या आप सच में सच्ची कहानियां लिखना चाहते हैं? वो मुझसे बोला। मैं उससे बात क्यों करूं? मुझे काव्या चाहिए। क्या मतलब? मैंने उस लड़के से कहा। आप यकीनन एक अच्छे लेखक हैं। आपकी कहानियां लिखने की सोच अच्छी है, पर मुझे उम्मीद है आप कुछ ऐसा जरूर लिखना चाहेंगे जिसे पढ़कर लोग आपकी क्षमता का यकीन कर सकें। मैंने उसकी बात को एक मुस्कान के साथ अनसुना कर दिया। उसने आकर मुझे गले लगाया। जल्दी मिलेंगे, वो कहता हुआ वहां से चला गया। मैं दोबारा उसकी तरफ नहीं देख पाया, या फिर मैं देखना भी नहीं चाहता था। ब्लडी हेल, आई नीड काव्या नाउ, मैंने खुद से कहा। अचानक भीड़ से होते हुए आशी मेरे पास आई। मैंने उसकी ओर देखा। उसके हाथ में एक लेटर था।
तुम्हारे लिए काव्या ने दिया है, आशी ने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। अब ये गुत्थी मेरी समझ से बाहर थी। मैंने उसके हाथ से लेटर छीन लिया और उसे खोल दिया। कभी कभी जिंदगी हमें एक हसीन पल देती है। हम उसे बड़ी शिद्दत से जीते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। पर शायद वो लम्हा हमारा नहीं होता, वो कुछ चंद दिनों का होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अनंत फॉर योर नॉवल। मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला, किसी ने मुझे मेल करके यहाँ बुलाया। शायद तुम्हें मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने होंगे। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। अनंत, तुमने मुझे आज तक बहुत सी कहानियां और शायरी सुनाई है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बिल्कुल बेबाक, निर्भीक, सपनों से भरी हुई। वो बस उड़ना चाहती थी, हंसना चाहती थी, जिंदगी के दिए रास्ते पर दौड़ना चाहती थी। उसके बहुत से चाहने वाले थे। उसकी जिंदगी में बहुत से लोग आए जो उसके लिए खून तक बहाने की बातें करते थे, उसके सामने डूड बनते थे। उसे ये बेवकूफी भरी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगता था। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़का आया, सीधा साधा, भोला भाला, सच्चा, अकेला। ना जाने उसे उसकी आंखों में क्या दिखा। उसके शब्द उसे खुद का अनुभव कराते थे। वो चाहती थी कि उसके शब्द बस उसी के लिए हों। वो जिद्दी जो थी और उम्र में उससे बड़ी। प्यार उम्र तो नहीं देखता। उस लड़के की सच्चाई और प्यार करने के तरीकों को जानकर ना जाने कब उसने उसे अपना मान लिया। फिर एक दिन उसके चाहने वालों ने उसे धोखा दिया, उसकी खुशियां छीनने की कोशिश की। वो टूट गई, पर उस लड़के ने उसे फिर से हंसना सिखाया। अब उसकी खुशी को देखकर ही वो खुश रहने लगी। वो मुस्कुराता था तो उसे भी मुस्कुराने का बहाना मिल जाता। एक दिन उस लड़की ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो पता चला कि एक लड़की है जिसकी वजह से वो खुशी उसके पास थी। उसके अंदर की जिद और बढ़ने लगी। उसकी चीज को कोई और कैसे ले सकता है? उसने उन दोनों को तोड़ने की कोशिश की, पर उसका प्यार उस लड़की के प्यार से कहीं ज्यादा गहरा था। वो एक बार फिर टूट गई। वो भी रोई, पर उस वक्त उसे हंसाने वाला कोई नहीं था और वो अपना दुख किसी से भी बांट नहीं सकती थी। फिर एक दिन किसी ने उसके घर वालों को उस लड़के के नाम पर भड़का दिया और उस लड़के को जान से मारने की धमकी दी। वो उसे सारी बातें बताना चाहती थी, पर उसकी जिंदगी तो कोई और ही थी। उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उन दोनों को खुश देखना चाहती थी, इसलिए उसने उन दोनों से दूर जाने का फैसला किया, बहुत दूर, जहां उसके शब्द भी उस तक ना पहुंच पाए। और वो लड़की मैं थी, काव्या घोष। एंड यस, यू आर नॉट इरिटेटिंग। ये बस तुम्हें आशी से दूर करने के लिए मैंने कहा था। यू आर माई पास्ट, माई ड्रीम, बट यू आर नॉट माई फ्यूचर। तुम इतने सालों बाद उस दिन ना जाने कहां से आ गए। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं तो तुम्हारे ही सारे सपने पूरे करने में लगी थी। तुम्हारी पसंद का घर, तुम्हारी पसंद की गाड़ी, वो सब कुछ जो तुम्हारे ख्वाबों में था। आशी के ख्वाबों की लिस्ट तो थी, पर तुम्हारे सपनों के लिए मैं मरी जा रही थी। पर तुम अब भी आशी के पास थे और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती थी। तुम बस आशी के ही थे, हमेशा के लिए। मेरी तरह तुम्हारा प्यार भी सच्चा था। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी शादी होने वाली है। मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है और ना ही मैं चाहती हूं। अब मैं टूट चुकी हूं, पर उससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे लिए खुश हूं। प्लीज अब मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। चिंता मत करो, सुसाइड नहीं करने वाली मैं जिंदा रहूंगी तुम्हारी कहानियों को पढ़ने के लिए। मैं हमेशा खुद को तुम्हारी किताबों में देखूंगी,
मुझे इंतजार रहेगा कि शायद तुम्हारे जैसा कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले। प्लीज, अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी थोड़ी सी भी वैल्यू है तो मेरे लिए तुम आशी का साथ कभी मत छोड़ना। मैं समझूंगी मैंने तुम्हें पा लिया। तुम्हारी हिटलर मैम, काव्या घोष। मैंने उस लेटर को बंद किया। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने आशी की तरफ देखा। वही इंद्रधनुषी होठ, वही गोल आंखें। काव्या कहीं नहीं गई है, वो मेरे सामने थी। मैंने आशी को गले लगा लिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरे एक हाथ में मेरी जिंदगी आशी थी तो दूसरे हाथ में काव्या का लेटर, जो मेरी कहानी का अंतिम भाग, मेरे सारे सवालों का जवाब था। प्यार में यही तो होता है। हर प्यार का आगाज होता है, पर जरूरी नहीं होता कि वो अंजाम तक पहुंचे। अपने सच्चे प्यार को हर कोई पाना चाहता है, पर कभी कभी ये प्यार त्याग भी मांगता है, दूसरों की खुशियों के लिए। सर, काव्या? मैंने उस लड़के की ओर देखा। वो अभी काव्या के बारे में जानना चाहता था। काव्या अभी मेरे साथ थी, मेरी इमेजिनेशन में। अब मुझे उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं थी। वो हर वक्त मेरे साथ थी और साथ रहेगी। मेरे शब्दों में, मेरी कहानियों में, मेरे किताबों में। मैं लिखूंगा और लिखता रहूंगा उसके सच्चे प्यार के लिए। मैं लिखूंगा उसके लिए। शी इज माई इमेजिनेशन, मैंने उस लड़के से कहा। अपनी जिंदगी की कहानी को इमेजिन करना जीने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। क्या पता कल वो ही सच हो। 2 साल बाद सैंडी ने एक पब्लिशिंग हाउस खोल लिया, जहां वो मेरी तरह नए लेखकों को उनकी किताबें छापने में मदद करता है। साजन, अनिरुद्ध और सूर्य नारायण ने एक स्टार्टअप किया था फ्यूचर लैब के नाम से, जिसमें वो कॉलेज में प्रैक्टिकल को बेहतर बनाने के लिए उन प्रैक्टिकल्स के वीडियो बनाते थे। उनके इस काम को काफी सराहना मिल रही थी और उन्हें बहुत से कॉलेजेस से ऑफर मिल रहे थे। इस प्रोजेक्ट के अंत में सूर्य नारायण बच्चों को मोटिवेट करने के टिप्स भी बताता, जिसमें गीता के काफी श्लोक होते। गुड मॉर्निंग लेखक साहब, आशी ने अपने भीगे बालों को झटकते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे जीने के लिए एक और दिन दे दिया। मैंने टेबल से अपना पेन और पेपर उठाया। उसने एक झटके में मुझसे पेन छीन लिया। हर सुबह उठते ही तुम किस दुनिया में चले जाते हो? उसने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैंने हंसते हुए उसके माथे को चूम लिया। कोई है जो मेरा उस दुनिया में इंतजार कर रहा है? कौन? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मेरी इमेजिनेशन, मैंने कहा। तो ये किताब यहीं खत्म होती है, ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। काफी लंबी चली। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, ये नॉवल पसंद आई होगी, और ऐसी ही और भी नॉवेल्स लेकर मैं हाजिर होती रहूंगी। फिलहाल अगली जो मैं नॉवल अभी पढ़ूंगी वो है नदी के पार, जिसे लिखा है अज्ञेय ने। तो जैसा प्यार आपने इस नॉवल को दिया है, उतना ही प्यार आप उस नॉवल को भी दीजिएगा। उसके साथ साथ और भी कई नॉवेल्स मैं लेके हाजिर हो जाऊंगी, कई नए राइटर्स के नॉवल भी मैं लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, आपको कैसी लगी ये नॉवल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया कीजिए यार, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को ये चीजें कैसी लग रही हैं। बाय।